ऑलरेडी अ बिगर यूनिट, बट क्या ये बिगर यूनिट सारा काम कर लेगी? क्या मुक्के से हर काम कर लेते हो आप? नहीं, आपको घी निकालने के लिए उंगली चाहिए, रिंग पहनाने के लिए ये उंगली चाहिए, किसी को कुछ बोलने के लिए ये उंगली चाहिए, सुसु बताने के लिए ये उंगली चाहिए, अलग अलग काम है, ठेंगा दिखाने के लिए ये उंगली चाहिए, ऑल द बेस्ट कहने के लिए ये उंगली चाहिए। जैसे किसी की शादी हुई, वो किस में जाएगा, सेंट्रल में या स्टेट में? स्टेट में जा नहीं सकता क्योंकि इंटर स्टेट भी मैरिज हो सकती है भैया। गुजरात वाले की शादी हो गई है वेस्ट बंगाल से। इससे पहले लोकल गवर्नमेंट बन गई थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको हल्के में लेती, चलना, कभी दे दिए पैसे, कभी नहीं दिए, कभी कुछ कभी कुछ। यूएसए एक निमोनिक भी है और यूएसए एक कंट्री का एग्जाम्पल भी है। यूएसए मतलब यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया। जब घर में परिवार बड़ा हो तो जिम्मेवारियों को बांटना पड़ता है एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, और यही तो हम हमारी पॉलिटिकल साइंस और हमारे देश में सीखते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड एज आपने उम्मीद लगा ही ली होगी कि मैं अभी यहाँ पे बात कर रही थी पावर शेयरिंग की, जिसका वन शॉट ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूं, और आज हम उसी के पार्ट यानी कि उसी के फॉर्म को इन डेप्थ पढ़ने और जानने वाले हैं। हमने पावर शेयरिंग में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े थे, जहां हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स में हमने पावर को डिवाइड की थी। हॉरिजॉन्टल को तो हमने चेक्स एंड बैलेंस बोला था, वही वर्टिकल को हमने फेडरल डिवीजन बोला था। बस उसी फेडरल डिवीजन पे बेस्ड है आज का हमारा लेक्चर, फेडरलिज्म। Federalism is all about sharing and distributing powers among again various levels of organization of country। जहां हमने बात की थी वेरियस ऑर्गन्स में बांटने की अंडर हॉरिजॉन्टल, वही हम बात करते हैं डिवाइड करना अमंग वेरियस लेवल्स इन फेडरल और वर्टिकल फॉर्म ऑफ डिवीजन। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को इस साल पता है कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसके अंदर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब कुछ एक ही शॉट में करते हैं। अब तक एक लेक्चर आता था और उसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग एक वीडियो देखनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप रिवीजन करने बैठे हैं तो यह इकलौता वन शॉट आपको सब कुछ एक ही बार में प्रोवाइड कर देता है। साथ में हर लेक्चर के एंड में आपको मिलते हैं होमवर्क क्वेश्चंस। तो लास्ट लेक्चर हमने पोस्ट किया था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, जिसके 2 एमसीक्यू थे और एक बीच में भी क्वेश्चन था, 3। तो उन तीनों के मैं टॉप 3 बच्चे लेके आई हूं जिन्होंने फटाफट से आंसर दिए, तो जल्दी से पहले उनको शाउट आउट दे देते हैं। शाउट आउट नंबर 1 इज हरियाणा पालवाल। इनका नाम इन्होंने लिखा था पौशाली। बेटा जी, इन्होंने पहले तो आंसर दिया स्पीशीज, नॉर्मल स्पीशीज के बारे में पूछा था, बिल्कुल ठीक है। यहां पे इन्होंने गलत लिखा था, यहां पे मैंने कहा पॉइंट आउट तो करना बनता है ना, इन्होंने इतना प्यारा मैसेज इतना बड़ा सा लिखा है तो पॉइंट आउट कर देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आना था, इन्होंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लिख दिया था, तो ये गलत था इनका। और साथ ही साथ लेकिन जल्दी आंसर दिया था एशियाटिक चीता, मैंने बीच में पूछा था आंसर वो वाला। नाम पोशाली है एंड यू वेलकम, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही जवाब देते रहिए। नेक्स्ट इज रमनजीत कौर, इन्होंने भी एशियाटिक चीता लास्ट वाले का आंसर पहले दे दिया, इट्स ओके। सेकंड इज स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। यहां पे इन्होंने ये गलत लिखा था, ऑप्शन नंबर ये सी था, लेकिन आंसर ठीक था इनका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। I watch you from 1 year. You are a great teacher. I also view your vlogs. Also view Ashu sir's classes. Thank you, ma'am, for giving us this much high education facilities in free of cost. My name is Jasman. Thank you, Jasman. Thank you. Next is राखी धिमन, और श्रेष्ठ धिमन इनका नाम है। आई थिंक इनकी मदर की आइडिया है श्रेष्ठ धिमन जी। होमवर्क पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अच्छा, ऑप्शन बी था क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बी होगा, इन्होंने गलत लिखा होगा फिर। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट है आप लोगों के आंसर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आज की वीडियो में भी लास्ट में आपको मिलेंगे होमवर्क क्वेश्चंस, सो बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड। नाउ कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म is, again I am repeating, division of powers among various levels of government। लेवल सबके निकलेंगे, यहाँ पे भी वही लेवल्स की बात हो रही है, जहां हम टॉप टू बॉटम हमारी सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिट्स को रखते हैं। टॉप पे आती है सेंट्रल, देन आती है स्टेट, देन आती है लोकल। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, फेडरलिज्म यानी कि फेडरेशंस के 2 रास्तों के बारे में जानेंगे,
फेडरलिज्म कैसे कहलाता है, इसके फीचर्स को समझेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे ये लोकल गवर्नमेंट कैसे देश में आई और कैसे ये रूरल और अर्बन एरियाज में रहती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से सभी बच्चे, ताकि हमें भी दिखे कि कितने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमें प्यार दे रहे हैं। चलिए भैया, तो आपको एनसीईआरटी खोलनी है, बस एनसीईआरटी आपके सामने होगी, ये आपके सामने है। एनसीईआरटी की ही लाइन से पूरी पीपीटी मैं बनाती हूं ताकि आपका सब कुछ कवर्ड हो। चलिए, लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। सो आई होप यू ऑल हैव seen or done power sharing chapter, because power sharing का थोड़ा सा extended version है फेडरलिज्म ओनली। तो हमने बेल्जियम और श्रीलंका का केस ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and given the powers to regional government। यहाँ पे regional का मतलब क्या है बच्चा? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे regional का मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। इज इट विजिबल? लाइटली विजिबल। मैं रेडी ले लेती हूँ। जनरली मैं ब्लैक पीपीटी पे पढ़ाती हूँ, बट मेरा था चलो यार थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं इस बार फेडरलिज्म की पीपीटी। चलिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं। जी हाँ, हमने अकोमोडेशन इन बेल्जियम में स्टेप्स जब पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि पावर किसको दे दी गई ज्यादा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स। बेल्जियम में स्टेट की सरकारें पहले से हुआ करती थी और उनके पास अपनी पावर्स हुआ करती थी, बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इनको पावर देने वाला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनसे पावर कभी भी ले लेने वाला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. फिर बेल्जियम के संविधान में 1993 में चेंज आया, जिसमें ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल की सबऑर्डिनेट नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद लेगी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government। यूनिटरी का मतलब होता है जब एक बड़ी पावर सभी पावर्स को डिवीजन दे, अपने आप से ऑर्डर्स दे, अपने आप से पावर डिस्ट्रीब्यूट करे। वही फेडरल में सभी यूनिट्स के पास अपनी अपनी पावर्स होती है। So India is not a unitary but a federal form of government। Sri Lanka continue to be for all the practical purposes a unitary system। वहां पे सिनालास की सरकार चल रही थी जहां नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। तमिल चाहते थे कि हमें भी पावर मिल जाए ताकि हम भी क्या बन जाए? फेडरल बन जाए। तो यूनिटरी और फेडरल में आपने यहाँ पे डिफरेंस पढ़ा है, एंड यहां से क्वेश्चन भी बनता है, लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में ही। डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी में सिंगल रूलिंग पार्टी होती है जिसके आगे सब यूनिट्स होते हैं, लेकिन यहां पे इनके पार्ट्स होते हैं। यूनिटरी में एक ही पार्टी डिसीजंस लेती है, फेडरल में पावर्स हर एक के पास होती हैं। यूनिटरी में एग्जाम्पल श्रीलंका एंड फेडरल में एग्जाम्पल इज बेल्जियम। तो आपने ये केस स्टडी से यूनिटरी और फेडरल में डिफरेंस भी समझ लिया, 2 नंबर का आ भी सकता है। ठीक है जी बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की? डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते। ओके, नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between a central authority and its various constituent units। जब पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी से बांटी जाती है उसके यूनिट्स में, उसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। हमेशा मैं बच्चों को एग्जाम्पल जब देती हूँ अपने ऑफलाइन के भी, तो फेडरलिज्म को हम स्कूल से
कंपेयर करते हैं। स्कूल में एक प्रिंसिपल होती है और उसके सब यूनिट्स में टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, राइट। अब वो क्या करती है, वो मेरे पास सारी बातें ना आए, वो हर एक को अपना एक औहदा, अपनी एक पावर दे देती है। यही होता है हमारे देश में। सेंट्रल अथॉरिटी इज द प्रिंसिपल एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर द टीचर्स। तो जब पावर्स इनमें डिवाइड कर दी जाती है वो बन जाता है एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूजुअली फेडरेशन के 2 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट में। One is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest. यहाँ पे बात कर रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट की, एक सरकार जो पूरे देश को चला रही है, पूरे देश का खर्चा उठा रही है, पूरे देश की बात कर रही है। The others are government at the level of provinces. Provinces का मतलब भी शहर ही होता है, और states that look after much of the day-to-day administration. तो इसको हम बोलते हैं रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी। रीजनल और स्टेट पार्टी, ये इसका नाम है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ दोनों के पास पावर्स हैं अपनी अपनी, दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स है। क्लियर, क्लियर है? हाँ जी, शुरू के 10 मिनट में ही प्यास लग गई मैम आपको तो। अरे हाथ बड़ा सीन हुआ है भाई स्टूडियो के लिए। हाँ, आपके यहाँ पे छोटा सा एक मैप भी बना हुआ है जहां पे ये दिखा रहे हैं फेडरल और यूनिटरी सिस्टम। फेडरल इज येलो एंड व्हाइट इज यूनिटरी सिस्टम। तो फेडरल में आपका कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, स्पेन है, यूटोपिया है, नाइजीरिया है और अर्जेंटीना है। वहीं आपके जो व्हाइट व्हाइट वाले सारे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, इन सब में क्या है, यूनिटरी। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस भी दे दिया है। फेडरल में 2 लेवल्स एंड यूनिटरी में जनरली एक लेवल पे, टॉप लेवल पे होता है। डिवीजन करते हैं पावर सेंट्रल और स्टेट में। यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती है, सिर्फ पावर, सिर्फ काम दिया जाता है ये कर दे। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, लेकिन यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल की। एग्जाम्पल है ब्रिटेन एंड फ्रांस, इंडिया एंड यूएसए। यहाँ पे आप श्रीलंका और बेल्जियम भी डाल सकते हैं। तो ये 2 मार्कर्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यूनिटरी और फेडरल में डिफरेंस ये है। मैं ब्लैक के अलावा कोई और पीपीटी ले आती हूँ, मुझे फिर उस पर ना पेन यूज करने नहीं आते। एक तो मैं पढ़ाती भी पीपीटी पे हूँ, मैं नोट भी नहीं खोलती, है ना। चलो, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, 5 नंबर का पका पकाया क्वेश्चन है ये। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एनसीईआरटी हाथ में है तो पता चल रहा होगा, बुलेट पॉइंट से सारे के सारे फीचर्स दिए हुए हैं। बड़े ही आसान, बड़े ही स्कोरिंग, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए, मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड था वो भी एनसीईआरटी से चेप दिया है ताकि आपको लगे कि मैडम सब कुछ पढ़ा रही है। चलिए बच्चा, सबसे पहला इसका फीचर है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल, स्टेट या लोकल भी हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, आएगी जब। दूसरा है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी आपको बताया एक स्कूल है, मैंने आपको बताया स्कूल में ये बच्चे हैं, बच्चे 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 बच्चे, ये टीचर है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, उन बच्चों को उनका मॉनिटर, उनकी क्लास टीचर, उनकी सब्जेक्ट टीचर्स, उनकी कोऑर्डिनेटर, उनकी प्रिंसिपल राज कर रही है। तो डिफरेंट लेवल्स गवर्न द सेम सिटीजन। हमारे ऊपर लोकल भी है, स्टेट भी और सेंट्रल भी है। तो यही है डिफरेंट, जो है टायर्स मतलब पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच पार्ट, टायर मतलब यहाँ पे गाड़ी का टायर नहीं है, पार्ट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। हर एक के पास अपना अधिकार होता है, अपना औहदा होता है, अपनी पावर होती है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड कैसे चलाओगे आप अपने शहर को वो आप देखो। तीसरा, द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में लिखा है कि भैया अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे संभालना है, ये प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे संभालना है। हर एक के पार्ट के पास अपनी अपनी पावर्स। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। अगर आपको संविधान में कुछ चेंज लेके आना है तो आप अकेले चेंज नहीं कर सकते, आपको दोनों हाउसेस से, दोनों लेवल से, स्टेट और सेंट्रल से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए बच्चा, मानी सेंट्रल की ही जाएगी, लेकिन तब भी दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी।
पूरा प्रोसेस होता है, दोनों से पूछना पड़ता है। तो अभी तक हमने 4 क्या पढ़े, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेवल्स होते हैं, सेम सिटीजन्स को ये गवर्न करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि जुरिस्डिक्शन संविधान में लिखी हुई है। चौथा हमने पढ़ा कि संविधान को अगर चेंज करना है तो हमें दोनों लेवल से बात करनी पड़ेगी। पांचवा हम पढ़ेंगे कोर्ट्स के पास अपनी एक पावर होती है बीच में बोलने की, बीच में घुसने की, और ये एक्ट करता है एज एन एम्पायर। मतलब कि इसने बोल दिया सही तो सही, गलत तो गलत। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो किसके पास औहदा होता है, किसके पास पावर होता है मेरा बेटा? जजेस के पास, जुरिस्डिक्शंस के पास, यानी कि कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सिक्स्थ इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। जहां से इनकम आएगी वो कौन सी सरकार रखेगी, ये भी संविधान में लिख दिया। एजुकेशन से आएगा तो कौन रखेगा, या एजुकेशन पे लगाना है तो कौन लगाएगा, भैया बिजनेस से आ रहा है तो कौन रखेगा, बिजनेस पे लगाना है तो कौन लगाएगा, सब कुछ संविधान में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है। लास्ट बल्कि डुअल ऑब्जेक्टिव भी कहलाता है। फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 मोटिव्स होते हैं। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी इन द कंट्री, पूरी कंट्री में यूनिटी बनी रहे। एंड दूसरा, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे इंडिया में कितने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, राइट? भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न काम करने वाले, कल्चर वाले, रिलीजन वाले, कास्ट वाले, इन सबको अकोमोडेट करना, इन सबको रहने की जगह देना, इन सबको रहने देना। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कल्चर्स ओनली. So therefore, 2 aspects are crucial for the institution and practice of federalism. गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे इन सब पे हाँ भरती है. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. तो तभी एक आइडियल सरकार कैसी होती है, एक आइडियल फेडरलिज्म कैसा होता है, 2 बातों पे. एक, उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, आपस में विश्वास. दूसरा, अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मिल के देश चलाएंगे, ये हौसला होना चाहिए. अगर सेंट्रल पे एक सरकार और स्टेट पे दूसरी सरकार आ जाती है तो दोनों में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट और अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, साथ में रहें. रिपीटिंग अगेन ऑल दी features of federalism. Repeat after me. 2 or more levels of government. Different levels of government govern the same citizen. Jurisdiction सारी की सारी संविधान में मेंशन है. संविधान में अगर कोई भी चेंज लेके आना है तो दोनों हाउसेस, दोनों लेवल से परमिशन लेनी पड़ेगी. इसके बाद हमने पढ़ा कोर्ट्स के पास पूरी पावर है बीच में घुसने की, बिकॉज दे एक्ट एज एन एम्पायर. 6 हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पहले से स्टेटेड है कि कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सा पैसा रखेगा. लास्ट हमने पढ़ा इसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. ये सारी बातें फेडरलिज्म के फीचर्स में आती हैं. साथ ही साथ एक आइडियल फेडरल सरकार कौन सी होती है? जिसके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट हो और अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर हो, साथ मिलके देश चलाने का हौसला हो. ठीक है बच्चा? ठीक है, क्लियर यहां तक? पक्का थम्स अप दे दो जल्दी से, इतना क्लियर है तो भाई, क्लियर है तो भाई. चलिए मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताइए आप लोग, 2 टाइप ऑफ फेडरलिज्म किस किस को पता है? टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म किस किस को पता है, नाम बताइए. चलिए इसको हम टाइप्स के साथ साथ रूट्स ऑफ फेडरलिज्म भी कहते हैं. रूट्स ऑफ फेडरलिज्म भी कहते हैं. The exact balance of power between central and state government varies from one federation to another, and this balance majorly depend on the historic nature of federalism. कैसे फेडरेशन बना था? तो generally there are 2 kinds of routes through which the federation have been formed. First is coming together federation. Coming together federation. Second is holding together federation. Holding together federation. Let's just revise this. What is coming together and what is holding together? Coming together, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान. इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं लेकिन इनका अपना कोई वजूद नहीं है. दे आर वेरी वीक. मतलब सिंगल फिंगर क्या ही कर लेगी, पूरा हाथ चाहिए होगा किसी को मुक्का भी मारना है तो. सिंगल फिंगर का बहुत कम काम होगा. पूरे हाथ काट दो, एक सिंगल फिंगर छोड़ दो, कोई भी नहीं.
कमिंग टुगेदर में इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ आते हैं और मिलके एक बड़ी यूनिट फॉर्म कर लेते हैं, इसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ताकि अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुवर्जिनिटी, अपना आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाए, बड़ी यूनिट, ताकि दुनिया की नजरों में आ पाए। यहां पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स को इक्वली पावर भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो आए मिले उन सबको इक्वल पावर दे दी। एग्जाम्पल यूएसए, यूएसए एक निमोनिक भी है और यूएसए एक कंट्री का एग्जाम्पल भी है। यूएसए मतलब यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया। यूएसए इसका निमोनिक है। कमिंग टुगेदर यूएसए, कमिंग यूएसए, कमिंग यूएसए, होल्डिंग टुगेदर, ऑलरेडी अ बिगर यूनिट, ऑलरेडी अ बिगर यूनिट। बट क्या ये बिगर यूनिट सारा काम कर लेगी? क्या मुक्के से हर काम कर लेते हो आप? नहीं, आपको घी निकालने के लिए उंगली चाहिए, रिंग पहनाने के लिए ये उंगली चाहिए, किसी को कुछ बोलने के लिए ये उंगली चाहिए, सुसु बताने के लिए ये उंगली चाहिए, अलग अलग काम है, ठेंगा दिखाने के लिए ये उंगली चाहिए, ऑल द बेस्ट कहने के लिए ये उंगली चाहिए। यू नीड द वैल्यू ऑफ द पार्ट्स ऑफ this fist, this mutti. So what you will do, already a bigger unit will divide its power. Divide, 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 divide. So already a large country decide to divide its power between constituent state and national government. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, अनइक्वल पावर होती है यहाँ पे। हाँ, थम का काम थम करेगा, इसके पास अलग पावर है, इसके पास अलग पावर है, पावर अलग 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 अलग, अनइक्वल। यहाँ इक्वल, यहाँ अनइक्वल। एग्जाम्पल SBI, S फॉर स्पेन, B फॉर बेल्जियम, I फॉर इंडिया। SBI, ठीक है, SBI। Okay, so these were the two roots of federalism. Now the third topic, what makes India a federalism? What makes India a federal country? इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बनी? तो भाई इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनी है एक बहुत ही पेनफुल पार्टीशन के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो ओन किए जाते थे बाय ब्रिटिशर्स, बन गए कंट्री का पार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान ने लिखा इंडिया को एज अ यूनियन, एज अ मर्जर ऑफ स्टेट्स। Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. भले ही वहां पे वर्ड नहीं लिखा फेडरलिज्म, बट हमारा इंडिया बना है फेडरलिज्म के ही की फीचर्स के बेसिस पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक्चुअली में 2 टायर थे, सेंट्रल और स्टेट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं जो पूरे यूनियन को दर्शाती है, और स्टेट मतलब जो रीजन को। लेटर बाद में जाके एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट आया जिसके अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी आई। पंचायत कौन सी होगी? रूरल एरिया की। म्यूनिसिपैलिटी होगी अर्बन एरियाज की। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। और अभी भी फेडरल कंट्री है क्योंकि ये सबके पास अपनी अपनी पावर है, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लोकल क्यों ना हो। इसीलिए अभी आपने फीचर भी पढ़ा था कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज clearly stated in the constitution. The constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union government and the state government. इसीलिए आती हैं यहाँ पे 3 major lists, 3 major lists। यहां से 1 मार्कर बनता है, 1 मार्क। पहली आती है यूनियन लिस्ट, दूसरी आती है स्टेट लिस्ट, तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या करती है? पहली बात तो यूनियन मतलब सेंट्रल देख रही है, तो पूरे नेशन की इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, अफेयर मतलब वो अफेयर नहीं, मतलब ट्रेड वाला, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी,
मैडम उसने मेरा दिल तोड़ा था। अफेयर की बात चलती है, तुम अपना निब्बा निब्बी पे पहुंच जाते हो यार तुम लोग, हैं बाबा। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड, बातचीत, ट्रेड, आदान प्रदान, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। क्यों ही है ये सब्जेक्ट्स? क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, सब सिमिलर, पूरे देश में एक ही लॉ लगना चाहिए इसमें, इसलिए सेंट्रल देख रही है। कौन लॉज बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है अकेली, इसमें लॉज चेंज लाना, यही इन सारे सोर्सेस पे पैसा लगाएगी भी यूनियन और रेवेन्यू लेगी भी यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट आती है स्टेट। स्टेट में आते हैं स्टेट और लोकल के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब। यहाँ पे कौन देखता है? यहाँ पे स्टेट टू स्टेट इसकी जुरिस्डिक्शन यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वैरी करते हैं। हु कैन मेक लॉज? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कैन लोन मेक लॉज इसके अंदर। तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं ऐसे सब्जेक्ट जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो सेंट्रल पे जाए या स्टेट पे जाए। जैसे किसी की शादी हुई, वो किस में जाएगा, सेंट्रल में या स्टेट में? स्टेट में जा नहीं सकता क्योंकि इंटर स्टेट भी मैरिज हो सकती है। भैया गुजरात वाले की शादी हो गई है वेस्ट बंगाल से, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, ईस्ट और वेस्ट मिल गए हैं तो कैसे लगेगा? इसीलिए उसको डाला गया कॉन्करेंट लिस्ट में। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, यहाँ ट्रेड है, यहाँ ट्रेड यूनियंस है। 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग में आते हैं, ऑड वन आउट में आते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो वो ट्रेड है या ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन का मतलब होता है ग्रुप बनाना ऑफ पीपल हु आर डूइंग ट्रेड। मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, अडॉप्शन समझते हो ना, सक्सेशन मतलब अपनी पीढ़ी को ट्रांसफर करना, अपनी जायदाद वगैरह भी, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे क्या होता है भैया, अगर यूनियन और स्टेट में लड़ाई हो जाए तो यूनियन की बात मानी जाएगी, पापा है यूनियन, पापा की बात मानी जाएगी। मम्मी पापा में लड़ाई हो गई तो भैया आजकल जमाना बदल रहा है, मम्मी की बात मानी जाती है। हु कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स? हाँ जी भाई, हाँ यार, मतलब मेरे टाइम तक तो पापा से हम डरते थे और पापा की मतलब चलती थी, लेकिन अब मैं अपने घर में भी देख रही हूँ मतलब मेरी ज्यादा चलती है। तो यार ऐसा ही है ना, तुम लोग बताओ यार, तुम्हारे घर किसकी चलती है, मतलब पापा या मम्मी? सेंट्रल चल रही है अभी या स्टेट सरकार में पावर आ चुकी है घर में? हाँ जी, हु कैन मेक लॉज? बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉज, बट अगर इनके लॉज में कंफ्लिक्ट आ गया, यूनियन कुछ कह रहा है स्टेट कुछ, तो मानी किसकी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन बच्चों एक और लिस्ट थी जिसका नाम था रेजिडुअरी लिस्ट। रेजिड्यू का मतलब होता है बचा कुचा, ऐसे सब्जेक्ट्स जो बच गए, संविधान में शामिल नहीं हुए, अभी तक ये वाली लिस्ट संविधान में आई नहीं, तो सारे न्यू सब्जेक्ट्स जो आए मार्केट में वो इसमें डाल दिए। जैसे ये सब्जेक्ट्स अभी तक कवर नहीं किए गए हैं तीनों कैटेगरी में, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे अकेली लॉ बनाती है। एग्जाम्पल होगा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी, रोबोटिक्स, आजकल जो नया नया आ रहा है वो सब किस में आ गया? रेजिडुअरी लिस्ट में। इसमें भी कौन देख रहा है? सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देख रही है। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ लिस्ट। क्लियर टिल नाउ? क्लियर टिल नाउ? तो भाई यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन स्टेट्स के बारे में, कैसे हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, कैसे पार्टीशन के बाद क्या हुआ, कैसे ये स्टेट्स अपने डिसीजंस लेते हैं, कैसे इसके अंदर इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। चलिए भाई, सबसे पहले ऑल द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। आइडेंटिकल मतलब सेम पावर्स। सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस, कईयों के पास स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे कि स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सबके पास संविधान में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी हुई है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं और यहाँ पे इनके पास कुछ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से इन पावर्स की डिमांड थी। ये स्पेशल पावर्स स्पेशली इंजॉय की जाती है वहां के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए पहली बात, वहां पे अगर इतना टूरिज्म और इतने सारे लोग जाके जनरली ये लेने लग जाएंगे जमीनें वगैरह, तो वहां के जो नेटिव्स हैं उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां के इंडिजिनियस मतलब वहीं के लोगों को, उनके कल्चर को, ऑल्सो द प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, और तभी वहां पे जाके पहले वो प्रायोरिटी अपने नेटिव्स को देंगे, फिर आपको देंगे इन जॉब्स ऑल्सो। So Indians who are not permanent residents of these states, वहां पे वो अपनी जमीन परचेज नहीं कर सकते, ये वहां का रूल है और तभी इसको कहा जाता है
स्पेशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371 कुछ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के पास स्पेशल पावर्स हैं, जिसके तहत वहां पे कोई भी वहां का अगर रेजिडेंट नहीं है तो लैंड परचेज नहीं कर सकता है। ये वहां के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। इसी के बाद पैराग्राफ है इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। एक सेकेंड रुकना यार। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बहुत ही कम पावर जिनके पास रहती हैं, और ये बहुत छोटे भी होते हैं कि वो एक स्टेट बन पाए एक्चुअली, तो वो बन जाते हैं यूनियन टेरिटरी। ये सिर्फ एरिया के छोटे होने के बेसिस पे नहीं होता, वहां पे भैया क्या किस तरीके के लोग पाए जाते हैं, कल्चर, रिलीजन, सब कुछ देख परख के देखा जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह एक स्टेट नहीं बन सकती है, अभी उसमें वो आइडियल्स नहीं है स्टेट बनने की, तो उसको बना दिया जाता है यूनियन टेरिटरी। जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। इनके पास स्टेट वाली पावर्स नहीं होती हैं, ना ही इनकी स्टेट गवर्नमेंट होती है। सीधा सीधा यूनियन टेरिटरी पे कौन रूल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है, साथ साथ यूनियन टेरिटरीज पे सीधा सीधा इनका कंट्रोल होता है। हाउ टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। आप कैसे इसमें चेंजेस लेके आ सकते हो? अभी हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, फेडरलिज्म को टेस्ट करेंगे कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं। इससे पहले आप ये देखिए, अगर आपको संविधान में देश में कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो क्या? शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि पावर जो होगी वो शेयर होगी। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट खुद तो चेंज कर नहीं सकता, दोनों हाउसेस की जरूरत पड़ती है। दो स्टेप्स होते हैं। पहला, एनी चेंज इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेस। पहली बात, अगर कोई भी चेंज लेके आना है तो वो दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया जाएगा विद 2/3 मेजोरिटी। एक चेंज लेके आना है आपको, आप लोकसभा से भी परमिशन लेंगे, राज्यसभा से भी, विद 2/3 मेजोरिटी में सेइंग यस। सेकंड, इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। जो लॉज बनाने वाले हैं वो उसको ठीक करेंगे, तब जाके वो चेंज लेके आया जाएगा। बाय मोर देन एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं उसके आधे भी लेजिस्लेचर्स कहते हैं हाँ हम इस गलती को रेटिफाइड, सुधारेंगे, तो ये चीज चेंज आ जाएगी। यानी कि पहला, दोनों हाउसेस से पूछना एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ, और दूसरा लेजिस्लेचर उसको रेटिफाइड करेगा। और इस सब में जुडिशरी का एक अहम रोल होता है। जुडिशरी मतलब जज, ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। देखेगा वो किस तरीके से डिसीजन लिया गया है, क्या प्रोसीजर अपनाया गया है। आपने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटरकनेक्टेड है। डिस्प्यूट अगर हो गया तो इसको सेटल कौन करेगा? अगेन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तभी तो उसको एम्पायर ऑफ द नेशन कहते हैं। अभी आपने जो की फीचर्स पढ़े, अगर आप देखें धीरे धीरे बातें वही आ रही हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए लिस्ट बना दी, जजेस पूरे जुरिस्डिक्शन होगा ये बता दिया, बोला था संविधान में अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, आपको पास कराना पड़ेगा, वो भी बता दिया। ये आप देख रहे हो, सारे फीचर्स एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। और इस सब में गवर्नमेंट का भी रोल होता है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लीविंग टैक्सेस। लीविंग मतलब लगाना, लागू करना। यहाँ पे इस वाले लीविंग का मतलब है लागू करना, टैक्सेस लगाना, जिसकी वजह से उनके पास फंड्स आते हैं और वो डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं नेशन में। क्लियर? क्लियर टिल नाउ? चलिए आगे चलेंगे। इंडिया में फेडरलिज्म होती कैसे है, प्रैक्टिस कैसे की जाती है। भैया संविधान में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं वो फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए अनिवार्य हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, इतने पूरे नहीं है। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitution। कह रहे हैं अगर हमारे देश में फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है, ये इस वजह से नहीं हुआ कि सारी चीजें संविधान में लिखी हुई हैं। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics। बल्कि हमारा देश जिस हिसाब से चलाया जा रहा है, डेमोक्रेसी है, किस तरीके से पॉलिटिक्स का अरेंजमेंट है, इससे हमारे देश में फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है।
दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, सबको रिस्पेक्ट किया है हमने, सब एक साथ रहे हैं हमारे देश में। आ गया डुअल ऑब्जेक्टिव, यूनिटी ऑफ द कंट्री, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, देखो सारी चीजें आपको एक एक करके दिख रही हैं। तो ये किया है, तभी हमारे देश में क्या हुआ है, फेडरलिज्म लगाया गया है। और इस सबको देखने के लिए हमने किए 3 बड़े बड़े टेस्ट। हमारे इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, ये देखने के लिए हमारे देश में क्या किए गए बच्चों, 3 टेस्ट लिए गए। जैसे आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए टेस्ट लेने पड़ते हैं ना बच्चों, जिंदगी एक टेस्ट है। हर कदम पे आपको अपने आप को प्रूव करना ही करना पड़ेगा। हर एक स्टेप पे यू विल बी प्रूविंग योरसेल्फ। कभी माता पिता को, तो कभी छोटे भाई बहन को, कभी खुद को, तो कभी अपने क्लास वाले क्रश को कि देख मैं कितना कैपेबल हूं, कभी भैया बाहर के उन पड़ोसी को, तो कभी उन ना वैल्यू रखने वाले रिश्तेदारों को। हम टेस्ट देते रहते हैं, हम प्रूव करते रहते हैं, हम अपनी तरफ से सफाइयां देते रहते हैं। तो टेस्ट कभी भी खत्म नहीं होते। ऐसे ही देश में भी टेस्ट लिए गए फेडरलिज्म देखने के लिए, जिसमें टेस्ट नंबर 1 था लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए स्टेट। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब पार्टीशन हुआ था तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कल्चर करके, रिलीजन करके बंटवारा हो गया। उसके बाद, बंटवारे के बाद बहुत सारे इंडियन स्टेट्स डर गए थे कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो, इंडिया से हमें भी निकलना पड़ा तो, हमें भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना पड़ा, कंट्री बनना पड़ा तो। फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, सबसे पहला टेस्ट था। सेवरल मेजर चेंजेस लाए गए 1947 पार्टीशन के बाद। बहुत सारे पुराने स्टेट्स तो गायब भी हो गए और बहुत सारे नए स्टेट्स बनाए गए। मोटिव क्या था इन चेंजेस का, ताकि जो लोग हैं वो सेम लैंग्वेज बोलने वाले, सेम कल्चर अपनाने वाले, सेम एथनिसिटी वाले, सेम ज्योग्राफी वाले एक स्टेट में आ जाए। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, सेम कल्चर भी हो सकता है, सेम एथनिसिटी भी हो सकती है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उनको एक जगह अलॉट कर दिया। आज मैं आपको जल्दी जल्दी से क्या बोलूंगी, लैंग्वेज बोलूंगी, आप मुझे बताना स्टेट। जल्दी जल्दी बोलना, लिखना भी मत, बोलना। मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ मम्मी को पता चलना चाहिए मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है। पंजाबी, पंजाब। जाट भाषा, हरियाणा। मलयालम, मराठी, तमिल, हिंदी, गुजराती, बंगाली। देखा, नाम आए शहरों के, स्टेट्स के, कंट्रीज के। बंगाल, बंगाली, गुजराती, गुजरात, मराठी, महाराष्ट्र आए। ये कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे है। मैं पंजाबी हाँ, मैं पंजाबी हाँ, बट हाले तक मैं पंजाब विच गई भी नहीं, एक वारी भी नहीं गई, घूमन भी नहीं गई, बट आई एम पंजाबी। तो इट्स नॉट कि पंजाबी है तो पंजाब में ही रहेंगे, बट अगर कोई दंगे हो जाए दिल्ली में आज, मैं कहाँ जाऊंगी, भाग के पंजाब। भाई कोई रखे ना रखे, पंजाब तो रख लेगा क्योंकि मैं पंजाबी हूं। इसीलिए ये स्टेट्स बनाए गए ताकि लोगों को फील हो कि हमारे देश में हमारे लिए कोई है। First and a major test for a democratic politics in our country during the process, some national leaders feared that it would lead, ये क्या लिख दिया, first नहीं, हाँ first ही तो है, सॉरी, हाँ, it would lead to the disintegration of the country। लगा कि बंटवारा हो जाएगा भैया कंट्री का। The central government resisted, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा मत बनाओ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बट एडवांटेज हुआ। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट हैड एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। कल्चर, पूरे देश में हमारा कल्चर, पूरे वर्ल्ड में हमारा कल्चर जाना जाता है। इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया। ठीक है बच्चा। दूसरा मेजर टेस्ट आता है लैंग्वेज स्टेट। लैंग्वेज स्टेट नहीं, ये मैंने गलत लिखा है, माफी चाहूंगी आप सभी से कान पकड़ के। लैंग्वेज पॉलिसी, ये मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ तो उसका रेपरकशन है।
लिंग्विस्टिक स्टेट एंड लैंग्वेज पॉलिसी। लिंग्विस्टिक स्टेट में हमने क्या पढ़ा, लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स बना दिए ताकि ये श्योर करने के लिए कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह है। अब आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये एक सेकंड टेस्ट था। हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। हमारे देश में 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है जिसमें हिंदी भी है। हमारे स्टेट्स जो है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में बात भी करते हैं, कंपल्सन नहीं है लेकिन हाँ करते हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वुड टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जनरली पंजाब में पंजाबी के थ्रू ही बात हो रही है, गुजरात में गुजराती ज्यादा है, बंगाल में बंगाली ज्यादा है, ये होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपको देना है, एग्जाम देना है, तो आप किसी भी स्केड्यूल्ड लैंग्वेज में दे सकते हो। जो हम स्केड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब होता है जो हमारे संविधान में मेंशन्ड है, तो 22 मेंशन्ड है, तो यहाँ पे 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हो। तो क्या हुआ 1965 में, पता है जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ 1947 के बाद से बहुत सारी जगहों पे ये बात होने लगी कि इंग्लिश का बहिष्कार किया जाए, इंग्लिश को बॉयकॉट किया जाए। लेकिन बच्चा, हमारे सदर्न पार्ट्स में अगर आप जाओ और अगर आप गए हो तो आपने महसूस किया होगा कि सदर्न पार्ट की मेजॉरिटी में लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं, इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि 1965 में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश का यूज ऑफिशियली बंद हो जाएगा, ये ऐलान किया गया। बट हिंदी हमारे देश में मात्र 40% लोग बोलते हैं, उन्हीं की मदर टंग है। बहुत सारे नॉन हिंदी स्टेट्स जो हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, अपने साथ साथ इंग्लिश भाषा भी बोलते हैं। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में तो भैया दंगे होने लगे कि हमें तमिल आती है या इंग्लिश आती है, हम कैसे बोलेंगे हिंदी। रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया कि इंग्लिश का भी यूज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पसेस में। देखिए बच्चों, या तो सरकार ना मानती, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतनी रिजिड रहती कि इंग्लिश को ना आने देती और हश्र होता श्रीलंका जैसा, क्योंकि हम अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बना देते तो। लेकिन यहाँ पे समझदारी दिखाई इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उसने इंग्लिश को भी लागू किया। तभी आप जितने भी साइन बोर्ड, जितने भी लोकेशन बोर्ड देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, किसी रीजनल लैंग्वेज में ना होके हिंदी इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की 2 बड़ी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नाउ द थर्ड मेजर टेस्ट वाज सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए प्यार का रिश्ता। मैंने बताया था सेंट्रल इज पापा, स्टेट इज मम्मा, इन दोनों में होना चाहिए प्यार का रिश्ता। 2 एस्पेक्ट भी बताए थे आपको मैंने, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक निब्बा एक निब्बी से कहता है मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है और हम जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, तभी ये रिश्ता चलेगा। तो यहाँ पे भी स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार भी आपस में क्या हाथ मिला के बोलती है कि हम दोनों में प्यार रहे, तभी देश आसानी से वर्क करेगा। Restructuring the center-state relations strengthen federalism, but how the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. ये तो किताबी बातें हैं, डिपेंड तो करता है एक्चुअल में ये सरकारें आपस में कैसे बिहेव करती हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम वन पार्टी रूल्ड बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट्स। कांग्रेस की मोनोपोली थी हमारे देश में बहुत समय तक। कांग्रेस वॉज ऑन द सेंट्रल, कांग्रेस वॉज ऑन द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स। इसी वजह से स्टेट अलग होने के बावजूद भी, क्योंकि कांग्रेस का ही पार्ट थी तो इतना नहीं चलती थी भैया उसकी, द सेंट्रल ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट विच वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट पार्टी। सेंट्रल सरकार इसीलिए स्टेट पे हावी हो जाती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और ये फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग गलत है। ये पिक्चर भी अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखो, ये इंदिरा गांधी जी बनी हुई है और यहाँ पे आप अगर देखो ये सेंट्रल सरकार है और ये स्टेट सरकारें हैं। यहाँ पे अगर आप देखो अलग अलग स्टेट्स लिखे हुए हैं, बिहार, बंगाल, ऐसे। ये कटोरा लेके खड़े हुए हैं, पावर्स दे दो, पावर्स दे दो, पावर्स दे दो, और वो भैया एकदम सोच तान के किसको कितनी दे ना दे ये कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोली में हावी हो जाती है। वो कहती है मेरा ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेरा ही तो पार्ट है, मेरी ही तो बीजेपी है, मेरा ही तो कांग्रेस है, तो मैं ही चलाऊं।
तो यहाँ पे यही दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता फेडरलिज्म के लिए। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, लेकिन 1990 के बाद ये चेंज हुआ क्योंकि कंसेप्ट आया कोलेशन गवर्नमेंट का। एक लेवल पे आई बीजेपी तो दूसरे पे रही कांग्रेस, कभी एक पे आए बीजेपी तो कभी रही आम आदमी पार्टी। मोनोपोली इज नेवर गुड फॉर डेमोक्रेसी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। हम पागलों की तरह ये सोचते हैं, हम तो फॉलोअर हैं बीजेपी के, तो हम स्टेट पे जाके भी बीजेपी को जितवाते हैं। बट इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए बेहतर तभी है जब दो अलग अलग पार्टियों और वो दोनों एक दूसरे से बेहतर करने के लिए लड़े, क्योंकि इससे फायदा हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स का ही होता है। अगर दो सरकारें अलग अलग होंगी, वो आपस में लड़ेंगी, बेनिफिट लोगों का होगा, क्योंकि वो लड़ेंगी अच्छा करने के लिए ताकि लोग उनको चुने। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। यहां पे पैदा हुई स्टेट पार्टीज और इसे कहा जाता है द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस। देखिए भैया, एक पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं रही थी, जिसकी वजह से हमने छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप बना लिया कि सबके वोट्स हम गैदर कर लेंगे और जीत जाएंगे, विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। और साथ ही साथ स्टेट लेवल पे कोई और पार्टी जीतती चली जा रही थी, जिसकी वजह से कोलिशन आया और इसी से पैदा हुआ सेंटर स्टेट रिलेशन का टॉपिक। तो अभी हमने 3 मेजर टेस्ट पढ़े हैं, पहले मैं एक बार रिकॉल करा दूं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना। लैंग्वेज पॉलिसी जिसमें आप लिखेंगे हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी 40% लोगों की मदर टंग है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश को हमने क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, और कैंडिडेट किसी भी लैंग्वेज में किसी भाषा में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तीसरा आप बोलेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के 1990 से पहले पोजीशन बिल्कुल अलग थी, दोनों लेवल पे सेम सरकार हुआ करती थी, जो कि फेडरलिज्म के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन 1991 के बाद जब क्लियरली कोई भी पार्टी जीत नहीं पा रही थी, तो उन्होंने अलायंस बनाए और पैदा हुई कोलेशन का एरा, जिसके अंदर सेंट्रल पे अलग और स्टेट पे अलग पार्टी आई। इसे बोलते हैं कोलेशन। कोलेशन का मतलब क्या है? A government formed by the coming together of at least 2 political parties, usually partners in a coalition form of political alliance and adopt a common program. सेंट्रल और स्टेट मिल के देश को चलाएंगी, ये कहलाती है कोलेशन गवर्नमेंट। ये पिक्चर आप देखिए, कोलेशन गवर्नमेंट की मशाल जल रही है। पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलेशन गवर्नमेंट। कोलेशन गवर्नमेंट में आप देखिए अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं, रीजनल पार्टीज के अलग अलग सिंबल बने हुए हैं। बैठी है स्टेट सरकार, वाजपेयी जी। ये भी पिक्चर आपकी एनसीईआरटी की है, प्लस वाला पेज आपका आता नहीं है, लेकिन पिछले साल एमसीक्यू में आ रहा था, इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। 4 लैंग्वेज दी थी, उसमें से एक इसमें नहीं आती थी, बाकी सारी आती थी। ये सारी बेटा स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे एन इसलिए बोला हुआ है नेग्लिजिबल, संस्कृत बहुत कम लोगों के द्वारा एज अ मीडियम ऑफ भाषा यूज की जाती है। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सांतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। हमारे देश में मैं आपको ये भी बता दूं, ओवर 1500 प्लस लैंग्वेजेस हैं, बट वो छोटी छोटी बेसिक लैंग्वेजेस हैं, इसलिए उसमें से कुछ का ग्रुप बन गया, कुछ किसी का पार्ट बन गया और आ गई हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ये संविधान में मेंशन्ड है। नाउ let's move to the 5 marker topic of this chapter, and that topic is decentralization. Centralization का मतलब होता है एक रूल बनाएगा और लोग उसको फॉलो करेंगे, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देना, बांट देना। और डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट के अंडर हमारे यहाँ पे थी नेशनल, स्टेट और तीसरी आई लोकल गवर्नमेंट की सरकार। आइए पढ़ते हैं। A vast nation as India cannot be run only through these tiers. भैया 2 पहियों पे तो नहीं चल पा रहा था हमारा इंडिया। स्टेट्स इन इंडिया आर हाईली पॉपुलेटेड, बहुत पॉपुलेटेड है, इंटरनली बहुत ही डाइवर्स है, इसीलिए पावर शेयरिंग की नीड पड़ी इन स्टेट्स में। यही रैशनल है, रैशनल का मतलब होता है मोटिव, यही मोटिव है डिसेंट्रलाइजेशन का। According to decentralization, when power is taken from central and state and given to local government, जब कुछ पावर सेंट्रल से, स्टेट से लेकर लोकल को दे दी जाए, इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं
जिसको अगर हम लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर देंगे तो एटलीस्ट बड़े लेवल पे नहीं जाएगी। अगर प्रिंसिपल आपकी ये कंप्लेंट लेने लग जाए, मैम मेरा शार्पनर इस बच्चे ने ले लिया, मैम ये मेरी पेंसिल नहीं दे रही है, मैम ये मेरा रजिस्टर, मैम ये मेरा डेस्क पे मेरा नाम लिख रहा है, दिस लव्स दिस, ये बातें प्रिंसिपल मैम तक जाएंगी तो वो स्कूल कैसे चला लेंगी? इसके लिए बनाए जाते हैं आपके मॉनिटर या क्लास टीचर। दैट्स इट। यहाँ पे लोकल लेवल हो गया आपका क्लास टीचर, स्टेट लेवल हो गया आपका कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल, फिर आपका यूनियन लेवल हो गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के पास ना जाए सारी बातें, लोकल लेवल पे छोटी मोटी बातें भैया क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। अगर आप लोकल लेवल गवर्नमेंट बनाते हो, उसको अपने लोगों के बारे में पता होगा, वो जल्दी जल्दी उनके प्रॉब्लम्स को समझ भी लेगी और सॉल्व भी कर देगी। They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. जितना क्लोजली जानेगी वो बच्चों को, उतनी प्रिंसिपल को तो नहीं पता ना क्लास का ये राहुल क्या कर रहा है, क्लास की ये प्रीति क्या कर रही है, नहीं पता। उसके लिए क्या होगा, लोकल सरकार को पता होगा, टीचर को पता होगा। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, उनको पता है कैसे चीजों को मैनेज करना है। इंश्योर्स डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एट द लोकल लेवल, जिसकी वजह से अगर वो चीज आपकी लोकल लेवल पे सॉल्व हो रही है, इससे पूरे स्कूल का ही फायदा है, पूरे देश का ही फायदा है। 1992 से पहले क्या था? 1992 से पहले बहुत सारे एफर्ट्स किए गए सेंट्रल सरकार के द्वारा कि क्या किया जाए। पंचायत विलेजेस में बनाई गई, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई, लेकिन ये डायरेक्टली किसके अंडर थी? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट जो थी वहां पे इनके पास कोई पावर्स नहीं थे, कोई फंड्स नहीं थे, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चल रहा था। 1992 से पहले लोकल सरकार बन गई थी, बट हमारे संविधान में नहीं लिखी गई थी। बट आफ्टर 1992 हमारे संविधान ने तीसरे टायर को एक फेस दिया, एक वैल्यू दी कि हाँ ये लोकल लेवल है, इसको देखो और इससे बात करो। इससे पहले लोकल गवर्नमेंट बन गई थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको हल्के में लेती, चलना, कभी दे दिए पैसे, कभी नहीं दिए, कभी कुछ ऐसा होता था। लेकिन अब सेंट्रल सरकार ने क्या किया, हमारे संविधान ने क्या किया, उसको किस में बना दिया? उसमें लिख दिया इसको संविधान में। ठीक है, चले अब ये आते हैं प्रोविजंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इन्हें बोला जाता है प्रोविजंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। प्रोविजंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला रूल बनाया कि जिस तरीके से लोकसभा या राज्यसभा यानी कि स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, उसी तरीके से लोकल लेवल के भी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस होंगे। संवैधानिक तौर पे इनके इलेक्शंस अब मैंडेटरी कर दिए गए हैं रेगुलर इंटरवल के बाद। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस विल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। विमेन के लिए क्या किया जाएगा? सीट्स रिजर्व की जाएंगी। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द SC, ST, OBC के लिए भी सीट्स रिजर्व की जाएंगी। पहला इलेक्शंस जो होंगे वो रेगुलर होंगे। SC, ST, OBC के लिए सीट्स रिजर्व होंगी। 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होंगी। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। बच्चों, इलेक्शन कमीशन देखता है स्टेट के, सेंट्रल के इलेक्शंस। लोकल के इलेक्शंस देखने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो सारे इलेक्शंस को देखेगा, चाहे वो पंचायती लेवल पे हो यानी कि विलेज लेवल पे हो या अर्बन लेवल पे हो। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट से क्लियरली बोला गया कि अपनी पावर्स और अपने रिसोर्सेज लोकल के साथ शेयर करेंगे। दीज वर द 5 मेजर प्रोविजंस टुक इन 1992 अंडर डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन में क्या पढ़ा? हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, फिर हमने पढ़ा क्या जरूरत थी डिसेंट्रलाइजेशन को लाने की, फिर हमने पढ़ा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी 1992 से पहले, और उन प्रॉब्लम्स को 1992 में सॉल्व कैसे किया, संविधान में ये सारी बातें मेंशन करके। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप देखें, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट बना रहा है, जिसमें फिर 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं जो सेंट्रल ही एडमिनिस्ट्रेट करता है। फिर आती है विधानसभा, जिसको राज्यसभा भी बोला जाता है, जिसके अंदर स्टेट के अंडर आती है ना, ये लोकल स्टेट के अंदर डाल दी।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हो गए आपके अर्बन लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, जिसके अंदर आ गए आपके रूरल लेवल के। रूरल लेवल के बाद जिला परिषद पे आता है और यहाँ पे म्यूनिसिपल होता है। क्लियर? ये कॉम्पोजिशन है, अभी आपको सारा समझा रही हूँ, कॉम्पोजिशन है ये। सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, सब पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मैंने इसको डब्बों में डाल दिया ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, बाकी सब कुछ आपके एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन है। पहली बात आपको मैं यहाँ पे दोनों बताऊंगी, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। रूरल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट को बोला जाता है पंचायती राज। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहले गांव की पंचायत को ग्राम पंचायत बोला जाता है। इन सारी पंचायत को अगर आप जोड़ दो और एक अपर लेवल पे ले आओ, छोटे छोटे गांवों की पंचायत को जोड़ दो और अपर लेवल पे ले आओ, तो बन जाती है ब्लॉक समिति। इसे को बोलते हैं पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। 3 नाम होते हैं इसके। इसके 3 नाम होते हैं, पंचायत समिति, समिति मतलब ग्रुप, ब्लॉक या फिर मंडल। ठीक है, ये 3 नाम होते हैं। और फिर इसमें से बनता है जिला परिषद, जिसे पार्षद बोला जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 543 सीट्स में से एक पे बैठता है, एमएलए, यहां पे जाके बनता है। तो 3 लेवल हो गए, क्योंकि विलेज भी है, फिर उसके ऊपर थोड़े से विलेज का अपर लेवल भी है, फिर उसके बाद आके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आता है। ठीक है, अच्छा जी। ग्राम पंचायत, दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, जिसको पंच कहा जाता है, 5 मेंबर्स, और इनका एक प्रेसिडेंट, एक लीडर होता है जिसको सरपंच कहा जाता है। ये सरपंच किसी इलेक्शन से नहीं बल्कि एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन को बनाया जाता है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्या होगी, जिसके अंदर पंच होंगे और उनका एक सरपंच होगा, जो इलेक्शन से नहीं बल्कि यूनिटी से डिसाइड किया जाएगा। ग्राम सभा क्या करती है, ये ओवरऑल पंचायत पे नजर रखती है। इनके मेंबर्स जो होते हैं वो विलेजर्स के वोटर्स होते हैं। ये एटलीस्ट 2 से 3 बार साल में मिलती है डिसाइड करने के लिए कि कैसे पैसा लगाना है विलेज पे। और ये ग्राम पंचायत की काम को रिव्यू भी करती है कि कैसा ग्राम पंचायत काम कर रही है। पंचायत समिति, कुछ ग्राम पंचायत जो होती है उनको टुगेदर ग्रुप करके ये बना लेते हैं ग्राम समिति, पंचायत समिति। मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। तो पहली बात तो पंचायत, जो अलग अलग विलेजेस की पंचायत थी, याद है, उन पंचायत से मिलके एक एक मेंबर को आगे भेजा जाएगा और उसमें से चुना जाएगा एक ग्रुप, जिससे क्या बनेगी, पंचायत समिति। हर एक गांव से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा उस पंचायत में से। आपने अगर पंचायत सीरीज देखी हो जो कि अमेजॉन प्राइम पे है, उसमें भी ये दिखाया गया है। जब भी मीटिंग होती है तो वहां पे अलग अलग गांव के वार्ड मेंबर्स आते हैं उस मीटिंग में बैठने। फिर आती है जिला परिषद। ये बनती है फॉर्म्ड व्हेन ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट ग्रुप टुगेदर। पंचायत को जोड़ा तो पंचायत समिति, पंचायत समितियों को जोड़ दिया तो जिला परिषद। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिसमें एमपीज और एमएलएज आ जाते हैं, और जिला परिषद जो है इसका चेयरपर्सन ही इसका पॉलिटिकल हेड होता है। जिला परिषद का चेयरपर्सन इसका पॉलिटिकल लीडर या हेड होता है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ये रूरल है। रूरल में सिंपल सी कहानी, सबसे लोअर लेवल पे ग्राम पंचायत, इसके अपर लेवल पे आके पंचायत समिति, और इससे अपर लेवल पे आके जिला परिषद। दैट्स इट, कुछ नहीं और याद करना। अब आ जाती है अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, सिंपल सी बात है, जिसके अंदर 2 आते हैं, टाउन्स और सिटीज। टाउन्स में पाई जाती है म्यूनिसिपैलिटी और सिटीज में पाई जाती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपैलिटी में आते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और इनका पॉलिटिकल हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, अभी आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। म्यूनिसिपल चेयर पर्सन, मेरी ट्रिक पे हंसना मत बस, और इसको पॉजिटिव लेना। फिर आती है बिग सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके हेड को बोला जाता है मेयर। क्या बोला जाता है, मेयर। तो भैया इसकी ट्रिक है, हंसेगा कोई नहीं, प्रॉमिस करो, एमसी है मेयर। आई टोल्ड यू नॉट टू लाफ। इसको मैं और क्लियरली लिख देती हूँ, मेरे से मेयर ही गलत हो गया क्योंकि मेरे को यही था कि तुम लोगों का क्या होगा। चलिए, इसकी ट्रिक क्या है, एमसी है मेयर
और दूसरी टिक क्या है, म्यूनिसिपैलिटी है एमसी। एमसी है मेयर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है मेयर, म्यूनिसिपैलिटी है एमसी, म्यूनिसिपैलिटी का हेड है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। सिंपल, पॉजिटिव। ठीक है, ये 1 मार्क का आ जाता है, याद कर लेना, एमसी है मेयर, म्यूनिसिपैलिटी है एमसी। लास्ट पेज आपका जो एनसीईआरटी का है उसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताए हुए हैं पैराग्राफ में, जिनको मैंने आपके लिए पॉइंट्स में भी कर दिया भैया। डिसेंट्रलाइजेशन आने का फायदा क्या क्या है, तो फायदा है इस नए सिस्टम से, इस बड़े एक्सपेरिमेंट से डेमोक्रेसी को ढंग से देखा गया है। नाउ 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज में पूरी कंट्री में। ये नंबर और भी बड़ा होता चला जा रहा है। ये नंबर एक्चुअली में इतना बड़ा है, कितनी तो कंट्रीज में पॉपुलेशन नहीं होती कितनी सारी, जितना हमारे देश का सिर्फ ये पॉलिटिकल सिस्टम है। इट हैज इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेसी में हमारे औरतों का डिफिकल्टीज वगैरह भी सब सुधरा है। डीमेरिट क्या है, एट द सेम टाइम इसमें कोई डिफिकल्टीज भी हैं, जैसे कि इलेक्शंस वगैरह अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाने के बावजूद भी रेगुलरली नहीं किए जा रहे हैं। मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज और पावर सेंटर लोकल को नहीं दे रही है, नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज। वी द स्टिल, अभी भी हमें बहुत लंबा रास्ता कवर करना है डिसेंट्रलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्लियर है बच्चा, क्लियर है? मैं एक बार एनसीईआरटी ओपन कर रही हूं ये देखने के लिए कि कहीं कोई पिक्चर बेस्ड सवाल आपका जो आपने पूछना हो, एनसीईआरटी फेडरलिज्म क्लास 10th, कोई भी ऐसा पिक्चर बेस्ड तो मेरे से स्किप नहीं हो गया। मैंने ये मैप बता दिया है, मैंने ये वाले मैप नहीं बताने थे, ये स्टेट मीट फॉर कोलेशन वाली भी बता दी है। बस हाँ, ये मैंने आपको सारी की सारी बता दी है, सारी की सारी बता दी है। क्लियर है? एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करना है, फोर्थ वाला जो है वो मैंने आपको बता दिया, यूनिटरी और फेडरल में डिफरेंस। मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट 1992 से पहले क्या क्या चेंजेस थे वो भी स्लाइड दे दी है। मैं अभी क्वेश्चंस करा रही हूँ, लाइव ही हूँ क्वेश्चंस, और साथ ही साथ एनसीईआरटी में से बाकी ये 1 मार्कर्स ही हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ये सारा मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने वाली हूं, छोटा सा एक टेस्ट लेने वाली हूं जिसके अंदर मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछूंगी, कुछ डिफिकल्ट एमसीक्यूज जिसके आंसर्स आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का इसमें से क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है? डिविजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। हमारे देश में कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है स्टेट का, ये बात याद रखना। स्टेट का कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, स्टेट का कोई भी नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द यूनियन लिस्ट। इनमें से यूनियन लिस्ट की कौन सी बात सही है? इट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशन की इंपॉर्टेंस। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस एंड ट्रेड। इट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इट कैन ओनली बी यूज ड्यूरिंग एमरजेंसी। ट्रू एक ही है, बाकी सारे तो गलत ही हैं। एग्जैक्टली, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात सही है, पुलिस ट्रेड भी स्टेट में आता है, स्टेट भी स्टेट को देखता है, तो भैया ये एक ही सही है, चौथा भी गलत है। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सब्जेक्ट्स में डिसीजन ले सकता है? यूनियन, स्टेट, बोथ यूनियन एंड स्टेट, या लोकल। तो मैंने आपको बताया था लेते तो दोनों है, लेकिन अगर इनमें कंफ्लिक्ट आ जाए तो यूनियन की बात मानी जाएगी क्योंकि वो पापा है। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मैंने आपको बताया था, कमिंग का निमोनिक बताया था यूएसए, और होल्डिंग का निमोनिक बताया था आपको मैंने एसबीआई। तो अब आप देख लो, एस भी है, आई भी है, किसका पूछ रहे हैं? कमिंग का। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? कमिंग का। ओके, यूएसए में से कोई है? यूएसए ही है, यूएसए ही है, तो यूएसए इसका करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट लॉज मेड बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इन हार्मनी। हार्मनी मतलब यूनिटी। तो सबसे अपर लेवल कौन सा है यार जुडिशरी का? सुप्रीम कोर्ट। ना प्रेसिडेंट देखेगा, ना पार्लियामेंट, ना
प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे बात करेगा जुडिशरी। अगला है व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। अच्छा जी, क्या कारण है फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ? वन पार्टी सिस्टम है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जुडिशरी की पावर है, या हमने बना दिए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स। 3 टेस्ट में से 1 टेस्ट इसका आंसर हो गया। द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ है? यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस बना है, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत बनी है, स्टेट असेंबली बनी है, राज्यसभा बनी है। अभी आपको लगेगा मैं आंसर करी जा रही हूँ, अभी होमवर्क क्वेश्चन भी मैं लेके आई हूँ, ये मैं आपके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत आई डिसेंट्रलाइजेशन में। असर्शन रीजन हो जाए अब, फेडरलिज्म अलाउज द डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री टू बी मेंटेन। फेडरलिज्म से हम कंट्री की डाइवर्सिटी को मेंटेन कर पाते हैं। हम असर्शन रीजन हमेशा कैसे करते हैं मेरा बेटा? हम करते हैं, पहले देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो ये तो मेरे को ट्रू लग रहा है बिल्कुल। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। ये भी बेटा की फीचर था, पूरा एग्जैक्ट की फीचर था। अब देखो क्या ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, फेडरलिज्म डाइवर्सिटी को मेंटेन करती है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये अपनी खुद डिसीजंस लेती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है। दूसरा है इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरल कंट्री आफ्टर द 1992 अमेंडमेंट। है भाई, 1992 के आने के बाद जो वो है सरकार जो है हमारा इंडिया जो है वो फेडरल ही नहीं बचा। लो जी ऐसे फॉल्स है गए, क्यों नहीं बचा? फेडरलिज्म का पार्ट है, लोकल भी बन गया। 1992 के अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला लोकल गवर्नमेंट को, ये ट्रू है। तो ए इज फॉल बस, आर इज ट्रू। मैचिंग करेंगे, मैचिंग आती है, मैंने आपको बोला था लिस्ट से मैचिंग आती है। यूनियन लिस्ट में कौन से आते हैं? जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो यूनियन लिस्ट में कौन से आ गए आपका? डिफेंस और करेंसी। ए का सेकंड पार्ट कहाँ है? ए का सेकंड पार्ट है फर्स्ट में और सी में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेट लिस्ट में आ गए आपके पुलिस और ट्रेड, अभी हमने बात की थी। ठीक है जी, बी का फर्स्ट किस में है? ए में है। तो मेरे को तो आंसर मिल गया है ए पार्ट, क्योंकि कॉन्करेंट आता है मैरिज में और 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डाला गया था। ये बात याद रखना, 1 मार्कर में डिसेंट्रलाइजेशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट हुई थी, चेंज हुआ था। अब इसमें से कुछ सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस चैप्टर से कौन कौन से बनते हैं आइए देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से भी। क्या बनते हैं? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बनते हैं, 7 के 7 लिखिए, 6 लिखिए, 5 लिखिए, मैक्सिमम 5 नंबर का आता है। अच्छा जी, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया? हमारे देश में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? तो हमने लैंग्वेज स्टेट बनाए, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए, सेंटर स्टेट रिलेशन करा और साथ साथ हमारे देश, आप 2 फीचर्स भी लिख सकते हैं फेडरलिज्म के। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बताइए कैसे? भैया क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्टेट में पावर डिवाइडेड है, हमारे यहाँ पे लिस्ट भी है, हमारे यहाँ पे जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर भी करता है, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर है, हमारे यहाँ 1992 में भैया संविधान में लोकल गवर्नमेंट भी डाल दी। क्या इंपॉर्टेंस है 73rd अमेंडमेंट की? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रूरल और अर्बन गवर्नमेंट के बारे में। यहाँ पे मतलब आपको पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली प्रोविजंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मुझे याद, ये बात याद रखना, जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड लिखा होगा, आपको ये भी पूछ सकते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब समझ लेना अमेंडमेंट क्या हुई थी? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था 73rd अमेंडमेंट में। डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट बताना है यहाँ पे, अभी हमने बात करी। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में डिफरेंस दे दिया आपको, बेसिस के साथ डेफिनेशन बता दी है, पावर शेयरिंग इक्वल होती है अनइक्वल होती है, एग्जाम्पल बता दिए, पर्पस बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। 3 कर लेना, इसमें तो एग्जाम्पल तक भी चलेगा। इसके बाद पावर कैसे यूनियन और स्टेट में डिवाइडेड होती है, तो यहाँ पे आप लिस्ट बताएंगे भैया चारों की चारों। व्हाट वेज हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया? तो कैसे सक्सीड हुआ है यार? लिंग्विस्टिक बातें सारी वही हैं, फॉर्मेशन अलग अलग है। वाई एज इंडिया अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम? भैया इंडिया बहुत डाइवर्स है, इंडिया के बस की नहीं थी इंडिया को चलाना, इसीलिए हमने फेडरल गवर्नमेंट को किया, स्टेट गवर्नमेंट बनाई। व्हाट चैलेंजेस डज इंडियन फेडरलिज्म फेस टुडे? तो क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके लिए क्या क्या सजेशन है? हमारे यहाँ अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग लेवल्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, पॉलिटिकल राइवलरी है, सेंट्रल और स्टेट में नहीं बनती, कोलिशन जब बन जाती है, और इसीलिए फाइनेंशियल पावर जो है वो लोकल तक देने में भी बहुत डिले होता है। सजेशंस ये हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल्स थोड़े बेहतर करें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी करें,
फाइनेंस कमीशन अच्छी करें देश की, रेगुलर लोकल इलेक्शंस को कंपलसरी करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करें, और साथ ही साथ आर्टिकल 356 के तहत इसका मिसयूज, यानी कि ये जो लोकल को हम पावर्स नहीं दे रहे, रिसोर्सेज नहीं दे रहे, इसके मिसयूज को रोकें। कर्ब मतलब क्योर करें। दैट्स इट। अब इसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको करने हैं, जिसका शाउट आउट आपको नेक्स्ट वन शॉट में मिलेगा। मैं इस सेशन में आपको नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ करवा चुकी हूँ, डेवलपमेंट करा चुकी हूँ, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मुझे याद नहीं मैंने कराया कि नहीं कराया इस सेशन में, लास्ट ईयर तो कराया हुआ है सब कुछ। 7 चैप्टर्स मैं इस बार करा चुकी हूँ। यूरोप और इंडिया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला तुमको देखना पड़ेगा, तो मजा आ जाएगा। अभी ये 2 क्वेश्चन करो, फिर तुमको मैं एंडिंग स्पीच देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट। रेजिडुअरी सब्जेक्ट पे कौन सी सरकार डिसीजन लेती है, स्टेट, यूनियन, लोकल या जुडिशियरी? आंसर डाल देना कमेंट सेक्शन में। अगर आईडी किसी मम्मी बहन दीदी के नाम पे है तो अपना नाम लिख देना। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सिग्निफाइज फेडरलिज्म, बेस्ट डिफाइन फेडरलिज्म? जब पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास हो, जब हर एक स्टेट यूनिट्स इंडिपेंडेंट हो, जब पावर डिवाइड कर दो सेंट्रल से वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जब सेंट्रल अथॉरिटी ही लॉज बनाए। इनमें से कौन सी फेडरलिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, कमेंट्स में बताएंगे। इसी के साथ हमारा वन शॉट ऑफ फेडरलिज्म इज ओवर, द कंप्लीट चैप्टर इज ओवर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, आगे आने वाली वीडियोस के लिए भैया अटेंटिव रहना, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, और जेन्युइनली सारे पहले देखने के बाद कॉमेंट में लिखना कि नेक्स्ट वन शॉट किसका चाहिए। ठीक है बच्चा, मिड टर्म्स आपके आने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। साइंस एंड फन की पूरी टीम आप सभी लोगों के साथ है हमेशा। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।